सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर जो था ना वो कंप्लीट हो चुका था और आज मंडे है और आज आपका टेस्ट सॉरी सैटरडे को आपसे टेस्ट की बोला था, लेकिन सैटरडे को क्या है किसी कारणवश से नहीं ले पाए थे। कई बच्चों ने डिमांड की थी मंडे की, इसलिए ये आपका टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है तो इनका एक बार आप पीडीएफ ले लेना और इस नंबर पे यदि आप सेंड करें तो इस नंबर पे सेंड कर देना, जिससे आपकी मार्किंग भी इसी नंबर से होगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आसानी रहे जल्दी। ठीक है, शायद आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो, इसके बाद में हम लोगों ने देखो कल हम लोगों ने देखी थी जनन सहायक ग्रंथियां जो थी इनकी बात कर रहे थे, तो ध्यान से सुनना। जनन सहायक ग्रंथि कौन कौन सी थी? जनन सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले आपको बताई थी शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल शुक्राशय ये बताई थी। और शुक्राशय कहाँ पे स्थित होती है? ये जो ग्रंथि थी ये कहाँ पे स्थित थी? जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय के अधर भाग पे नीचे की ओर, मतलब पीछे की साइड में स्थित होती है। मूत्राशय के नीचे और पीछे की साइड में शुक्राशय स्थित होते हैं। शुक्राशय जो होते हैं ना, शुक्राशय से आपको कल नरजनन तंत्र का जो डायग्राम बताया था उसमें बताया था कि शुक्राशय कहाँ स्थित होते हैं। शुक्राशय और शुक्राशय से क्या है, जो वाहिनी, जैसे ये शुक्राशय है, शुक्राशय से जो नलिका निकलती है इस नलिका में आके कौन जुड़ जाएगी? शुक्र वाहिनी आके जुड़ जाएगी। अब इससे आगे की जो ये नलिका होगी इसको बोलेंगे हम स्खलन वाहिनी के नाम से। अगली बात कि शुक्राशय जो होता है इससे क्या निकलता है? सेमिनल फ्लूइड निकलता है या शुक्र द्रव निकलता है। और ये शुक्र द्रव जो होता है वो ह्यूमन सीमन का 60% भाग बनाएगा। ठीक है, मानव वीर्य का लगभग 60% भाग बनाता है। अगली बात, शुक्राशय जो होता है ना, इस शुक्राशय के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं ये मोस्ट है। तो इस शुक्राशय के अंदर बताया था कि एक क्या होती है? फ्रक्टोज शर्करा होती है, फ्रक्टोज शर्करा। और ये किसका काम करेगी? शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा देने का काम करेगी। दूसरा इसमें होता है प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिंस। इसका काम होता है कि फीमेल वेजाइना जो होती है उसमें संकुचनों को प्रेरित करना, मादा योनि में संकुचनों को प्रेरित करना। और एक होता है सेमिनोजेलिन प्रोटीन, ये प्रोटीन होती है, सेमिनोजेलिन प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन जो है ना ये क्या करती है कि ह्यूमन सीमन जो होता है, मानव वीर्य जो होता है उसका स्कंदन करके उसको गाढ़ा बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये शुक्र द्रव के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। दूसरी ग्रंथि बताई थी आपको प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है शुक्र मूत्राशय के नीचे की ओर स्थित होती है और इस ग्रंथि से निकलने वाले जो स्राव होते हैं ना, इन स्रावों के अंदर क्या होता है कि सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम आयन पाया जाएगा। इसके अलावा फास्फेट पाया जाएगा, फास्फेट। इसके अलावा रक्त को स्कंदित करने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन भी इसके अंदर पाया जाता है और फाइब्रिनोलाइसिन भी इसके अंदर पाया जाएगा। फाइब्रिनोलाइसिन ये पाए जाते हैं। तो फाइब्रिनोजन, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन, इनके कारण क्या होता है कि ह्यूमन सीमन जो होता है ना ये उसको क्या बनाते हैं? गाढ़ा बनाते हैं। जबकि फाइब्रिनोलाइसिन जो होता है वो इसको क्या करता है? ह्यूमन सीमन को पतला बनाने का काम करता है ताकि वो गति कर सके। और तीसरी ग्रंथि बताई थी आपको बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि।
बल्बोयूरिथ्रल, या इसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बल्बोयूरिथ्रल और या काउपर्स, ये प्रोस्टेट के नीचे होती है, ठीक है, प्रोस्टेट के नीचे होगी, और इससे निकलने वाला स्राव जो होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में या स्नेहक के रूप में काम करेगा, मैथुन के समय स्नेहक के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था कि जनन सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। यहां तक आपका नर जनन तंत्र की जो संरचना थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अगला कि अब इसके बाद में हम देख रहे हैं मुख्य लैंगिक अंग जो होता है नर के अंदर, वो कौन सा होगा, मुख्य लैंगिक अंग जो है वो होता है वृषण। मुख्य लैंगिक अंग जो है वो कौन सा होगा, वृषण। तो अब हमें यहाँ पे वृषण की संरचना देखनी है, वृषण की या टेस्टिस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये देखना है वृषण की संरचना। ये आपको देखो पहले भी बोला था जब नरजनन तंत्र की संरचना हम लोग पढ़ रहे थे कि नरजनन तंत्र की संरचना में वृषण के बारे में पूरी डिटेल जो है वो हम बाद में लेके चलेंगे। अब हमको इतना पता है कि वृषण जो होते हैं ना, वृषण कहाँ पे स्थित होंगे, जो वृषण कोश होते हैं इन वृषण कोश में स्थित होते हैं वृषण जो हैं। अब वृषण की संरचना का यदि हमें अध्ययन करना है, वृषण की संरचना का, देखो जैसे हम लोग हैं, ठीक, हमारी शरीर की अंदर की संरचना का अध्ययन करना है, तो यदि हम शरीर को बीच में से काटेंगे ना तो इतने अंग नहीं देख पाएंगे कि कौन कौन से अंग हैं, लेकिन हम इसको ऐसे काटें बीच में से, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से काटते हुए चलें कि ये भाग आगे और पीठ वाला भाग पीछे हो जाए, दो भाग अलग अलग हो जाए, तो हमारे शरीर के अंदर सिर से लेके पैर तक जितने भी अंग होंगे वो सारे हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसे ही इस खड़ी काट को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट, या इसको लंबवत काट बोलते हैं। तो जब वृषण की लंबवत काट काटी जाती है, सबसे पहले तो वृषण की संरचना के बारे में देख लेना, वृषण की स्थिति देखो, वृषण कहाँ पे स्थित होते हैं, वृषण कोश में, ये आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। वृषण का निर्माण यदि पूछे, निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण स्थल पूछे तो निर्माण स्थल कौन सा होगा, उदर गुहा, कभी कभी कहीं कहीं पे आपको देह गुहा भी मिल जाएगी, एक ही बात है। वृषण का निर्माण जो होता है वो एब्डोनल कैविटी या उदर गुहा में होगा या देह गुहा में होगा। अच्छा, निर्माण के बाद में ये कहाँ पहुंच जाते हैं, वृषण कोश में पहुंच जाते हैं, और वृषण कोश में जब ये पहुंचेंगे तो उदर गुहा से जुड़े रहने के लिए इनमें क्या पाई जाती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पाई जाती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से जुड़े हुए रहेंगे। अगली बात कि वृषण जो होते हैं, ये बता रहा था, वृषण का निर्माण यदि भ्रूणीय अवस्था के दौरान देखें, भ्रूणीय अवस्था के दौरान, तो इनका निर्माण जो होता है वो एंडोडर्म से होता है। वृषण का निर्माण एंडोडर्म से, तो वृषण का निर्माण एंडोडर्म से होगा, तो ये कौन से होंगे, एंडोडर्मल होते हैं। ध्यान रखना, वृषण का निर्माण भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पे हम देखें तो भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पे वृषण जो होते हैं वो एंडोडर्मल होते हैं, ठीक है। आ गया होगा शायद यहां तक समझ में। इसके बाद में वृषण की आकृति, आकार, भार वगैरह यदि देखें तो इनकी लंबाई जो होती है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होगी। वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई देखें तो लगभग 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई देखें तो लगभग 3 सेंटीमीटर की होगी। और ये कैसी संरचना में होते हैं, अंडाकार संरचना में होते हैं। वृषण की लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर की होती है। और संरचना कैसी होगी इसकी, अंडाकार संरचना होगी। अब क्या नाम है, वृषण जो होता है ना, वृषण की ये तो क्या हो गई, एक सामान्य जानकारी हो गई कि वृषण का निर्माण कहाँ पे होता है, उदर गुहा में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम भूल जाते हैं, लेकिन भ्रूणीय विकास के दौरान यदि हम देखें तो वृषण का निर्माण किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। इसलिए टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे कैसे होंगे, एंडोडर्मल होंगे।
अगला निर्माण स्थल उदर गुहा, लेकिन ये बाद में कहाँ आ जाते हैं, वृषण कोश में आ जाते हैं। जो आपको पहले बताया था ना कि जब गर्भस्थ शिशु 7वें महीने से 8वें महीने में प्रवेश करता है, माता के गर्भ के अंदर जब नर शिशु 7वें महीने से 8वें महीने में प्रवेश करेगा तो उस समय उदर गुहा से ये वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश में आ जाएंगे और एक कॉर्ड के द्वारा ये जुड़े रहेंगे जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड के नाम से जानेंगे। ठीक है, वृषण का काम क्या होता है, वृषण का मुख्य काम होता है, देखो ये आपको पहले ही बताया था कि इसको हम प्राथमिक लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं। वृषण को नर के अंदर प्राथमिक लैंगिक अंग बोलेंगे। और प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, प्लस ये क्या करेंगे, नर हार्मोन्स जो होते हैं इनका स्रावण करेंगे। तो वे अंग, शरीर के वे अंग जो कि युग्मकों का निर्माण और हार्मोन्स का निर्माण करें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गोनाड भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये वृषण के बारे में एक सामान्य जानकारी हो गई। अब यदि हम वृषण की अनुदैर्ध्य काट काटें, अनुदैर्ध्य काट मतलब एक लंबवत काट काटें, जैसे क्या नाम है, एक अंडा होता है, सबने अंडे देखे होंगे, अंडे को एक तो बीच में से काटो, ठीक है, और एक इसको ऐसे लंबवत काटो सीधा खड़ा, तो इसकी हम लंबवत काट देख रहे हैं। तो लंबवत काट काटने पे वृषण की संरचना में हमारे लिए कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देंगी वो हमें देखना है। देखो वृषण की संरचना में, देखो डायग्राम, वृषण की संरचना में सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वृषण जो होते हैं ना, वृषण ये संयोजी ऊतकों से बनी हुई संरचना होती है, ऊतकों से बनी हुई संरचना होती है। और इसमें बाहर की तरफ 3 प्रकार के या 3 आवरण पाए जाते हैं। वृषण में 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से आवरण होते हैं, देखो इसका डायग्राम बना रहे हैं, एक सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो वृषण की जब अनुप्रस्थ काट काटी जाती है ना, सॉरी अनुदैर्ध्य काट या लंबवत काट काटते हैं, तो वृषण के ऊपर सबसे बाहर की ओर हमें 3 प्रकार के आवरण मिलते हैं। 3 प्रकार के आवरण में सबसे पहला आवरण जो होता है इसको बोलते हैं हम
ट्यूनिका वेजाइनेलिस। पहला आवरण जो होता है वो कौन सा होगा, ट्यूनिका वेजाइनेलिस होता है। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस का काम जो होता है, ध्यान से सुनना, सबसे बाहरी आवरण होता है जो कि वृषण के लगभग 1/3 भाग को घेरे रहता है। ये लगभग 1/3 पूरे वृषण पे नहीं पाया जाएगा। ये इसका काम केवल क्या होता है, सुरक्षात्मक या सुरक्षा करने का काम होता है। ये पूरे वृषण पे नहीं पाया जा रहा है, केवल 1/3 भाग पे पाया जाएगा। दूसरा, इसका काम जो होता है वो क्या होगा, सुरक्षात्मक काम होगा। इसमें ना 2 प्रकार की भित्तियां पाई जाती हैं, एक तो बाहर की ओर मिल रही है, एक अंदर की ओर मिल रही है। तो इसमें 2 प्रकार की भित्तियां होती हैं जिनको हम पेरिटोनियम पेराइटल और दूसरी होती है पेरिटोनियम विसरल। ठीक है, तो ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो होती है ना, इसमें भी 2 प्रकार की भित्तियां होती हैं। एक तो होती है पेरिटोनियम पेराइटल और दूसरी होती है पेरिटोनियम विसरल नाम की भित्ति होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, 3 प्रकार के आवरण मिल रहे हैं। 3 प्रकार के आवरण को यहां लिखते हुए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं, सबसे बाहर की ओर ट्यूनिका वेजाइनेलिस, दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा है ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। 3 प्रकार के आवरण होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो होता है वृषण के ऊपर या टेस्टिस के ऊपर पाया जाने वाला सबसे बाहरी, मोटा और सुरक्षात्मक आवरण होता है, जो कि लगभग 1/3 भाग को घेरे रहने या घेरे रहता है। और इसमें 2 प्रकार की भित्तियां पाई जाती हैं, पेरिटोनियम पेराइटल और दूसरी होती है पेरिटोनियम विसरल नाम की होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, पहला बाहर का आवरण। दूसरा देखो, दूसरा जो आवरण है इसके ऊपर जो कि पूरी सतह पे पाया जा रहा है, इस वाले आवरण को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। ये वाला जो पूरा आवरण है इसको बोलते हैं हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, दूसरा आवरण ये हो गया। तीसरा, इस देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया पूरे वृषण पे पाया जाने वाला आवरण होता है, पहली बात। दूसरा, ये आवरण सुरक्षात्मक भी होता है। तीसरा, ये क्या होता है, कई जगह से अंदर की ओर धंस जाता है, अंदर की ओर धंस जाएगा ये, और अंदर की ओर धंसने पे ये जगह जगह क्या बनाएगा, ये कुछ सेप्टम का क्या नाम है, सेप्चुला का निर्माण करेगा। सेप्चुला का निर्माण करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस लोब के नाम से जानते हैं, या इनको हम वृषण पिंडक के नाम से जानते हैं। वृषण पिंडक, जिनकी संख्या एक वृषण के अंदर 200 से 250 तक होती है। ठीक है, वृषण पिंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स या वृषण पिंडक। सुनो फिर से कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये क्या होती है, जगह जगह से अंदर की ओर धंस जाएगी। ठीक है, और धंसने पे जैसे कि ये हमारे पास में जैसे कोई स्तर है, कोई दीवार है, अब ये दीवार क्या है, अंदर से ऐसे जगह जगह से ये धंस जाए अंदर की तरफ, इस प्रकार से इसमें खांसी बन जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से जो होती है ना ये, तो यहाँ पे क्या बन गए, ये ऐसे छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, पिंडक से बन जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वृषण पिंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये जो भी है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 200 से 250 तक होती है।
आपको कैसे याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है कि वृषण को जो होता है, वृषण पे 3 प्रकार के आवरण मिलते हैं। सबसे पहला आवरण होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होता है बाहर का मोटा सुरक्षात्मक आवरण होता है जो लगभग 1/3 भाग को घेरे रहता है। इसमें 2 प्रकार की भित्तियां पाई जाती है, पेरिटोनियम पेराइटल और पेरिटोनियम विसरल। दूसरा आवरण जो होता है वो कौन सा होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, जो कि पूरे इस वृषण पे घेरे या पूरे वृषण पे पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ ये स्तर जो होता है ना वो अंदर की तरफ धंसता है और अंदर की तरफ धस के ये क्या करेगा, कई सारे पटों का या सेप्चुला का निर्माण कर लेगा। ये सेप्चुला जो होते हैं ना, इनको हम किस नाम से जानते हैं, वृषण पिंडक के नाम से जानते हैं। मतलब वृषण में ये क्या बनाते हैं, छोटे छोटे लोब से बना देते हैं, पालियां बना देते हैं। तो इन्हीं को हम वृषण पिंडक के नाम से या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं ना, ध्यान से सुन लेना, ये जो हैं, ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं इन्हीं को हम वृषण की संरचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, जिनकी संख्या एक वृषण में कितनी होती है, 200 से 250 तक होती है, इन्हीं को हम वृषण की संरचनात्मक इकाई के नाम से जानेंगे। आ गया होगा सर समझ में, ये वृषण की संरचना पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वृषण की संरचना में देखो पूरा हम लोग है ना, किताब प्लस आगे के लिए कंपटीशन के लिए जो भी आते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी आपके जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जो आपके लिए पीडीएफ मिलेगी या यहाँ पे जो हम लोग समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं, इसमें से बाहर कभी नहीं जाएगा। इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर बायोलॉजी में जितने भी एग्जाम हुए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो भी 12th पास एग्जाम जितने भी हुए हैं कंपटीशन के, चाहे वो कोई सा भी हो, उनमें से शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको आपकी पीडीएफ में और आपकी वीडियो में आपके लिए उसका आंसर नहीं मिले। अदरवाइज कि किसी भी साल के, किसी भी स्टेट के, किसी भी एग्जाम को आप ले आना और जो टॉपिक आपने यहाँ पढ़े हैं उन टॉपिक से बाहर यदि चला गया तो वो जिम्मेदारी हमारी बनती है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके पीडीएफ या इनमें से नहीं मिले हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन कभी कभी क्या हो जाते हैं कि गलत हो जाते हैं। अब जैसे मेडिकल में नीट का एग्जाम लगता है ना, तो नीट में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट या एनटीए जो होती है वो क्या कर देती है, बाद में डिलीट कर देती है, उसके बोनस अंक मिल जाते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना जिन पे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे क्वेश्चनों के आंसर तो इनमें भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको तो सरकार ही, गवर्नमेंट ही, सीबीएसई ही, एनटीए वो ही खत्म कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको मान्य नहीं करती है उन क्वेश्चनों को, तो वो क्वेश्चन तो आपको यहाँ भी नहीं मिलेंगे। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। तो हम लोग उसी स्तर से पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, किताब में ये काफ़ी सारे नाम जो है ना वो आपकी बुक के अंदर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि आप आगे की सोच के चल रहे हो, आपको कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। अदरवाइज जिनको नहीं करना, केवल 12th पास करनी है, तो कोई बात नहीं, वो केवल उतना ही पढ़ना जितने वो पास हो जाएं बस। उनके लिए एक तरीका ये भी है कि लास्ट में क्या कर दें, उनके लिए 4-5, हर चैप्टर में से 4-5 क्वेश्चन बता देंगे, वो उनको पढ़ लेना, उसमें भी वो पास हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, देखो फिर से बोल रहे हैं, वृषण की संरचना देख रहे हैं। वृषण की संरचना में जब वृषण की अंदैर्ध्य काट या लंबवत काट काटते हैं, तो लंबवत काट काटने पे वृषण की संरचना लगभग इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें बाहर की ओर क्या मिलते हैं, बाहर की ओर सबसे बाहरी आवरण मिलता है जिसको ट्यूनिका वेजिनेलिस के नाम से जानते हैं, या ट्यूनिका वेजाइनेलिस भी बोलते हैं इसको, वेजिनेलिस या वेजाइनेलिस भी बोल देना, एक ही बात है, जो कि लगभग 1/3 पार्ट को क्या रहता है, घेरे हुए रहता है। दूसरा कि दूसरा जो स्तर होता है, दूसरा जो आवरण होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो पूरे इस पे टेस्टिस पे पाया जाता है, पूरे वृषण को घेरे रखता है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं
कि निम्न में से कौन सा आवरण जो होता है वृषण को घेरे रखता है या पूरा घेरे रहता है, तो वो कौन सा होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया में क्या होता है? जैसे ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये क्या होती है? अंदर की तरफ धंसने का काम करती है। ये अंदर की तरफ ऐसे धंसती हुई चली जाएगी, ये इस प्रकार से। और ये किसका निर्माण करेगी? कई सारी पट्टिकाओं का निर्माण करेगी। ये सेप्चुला बना लेगी कई सारे, और इनकी संख्या कितनी होती है? 200 से 250 तक होती है। इन सेप्चुला की संख्या 200 से 250 तक होगी। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वृषण पिंडक या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। और किसी भी वृषण की या मानव के वृषण की संरचनात्मक इकाई जो होती है, यहाँ पे हम संरचनात्मक इकाई पढ़ रहे हैं, क्रियात्मक इकाई नहीं पढ़ी है। क्रियात्मक अलग होगी, संरचनात्मक अलग होगी। तो संरचनात्मक इकाई जो होती है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। अच्छा, तीसरा जो है, तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा सबसे अंदर की ओर कौन सी पाई जाती है? वेस्कुलेरिस, ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। देखो जो ये रेड कलर से बनाई है ना, रेड कलर से, ये होती है ट्यूनिका वेस्कुलेरिस, परत होती है। ट्यूनिका वेस्कुलेरिस। ठीक है, तो 3 परतें पाई जाती हैं। ये सबसे अंदर की परत होती है, जो कि ये वृषण पिंडक होते हैं ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं, इनके ऊपर पाई जाती है बस। तो तीनों परतों का काम और तीनों परतों की स्थिति समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी परत वृषण को पूरी तरह से घेरे रखने का काम करेगी? तो आपका आंसर कौन सा होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनियम शब्द भी लिखा हुआ मिल जाएगा। कुछ एग्जाम हुए थे जिनमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम ना देके क्या नाम दिया था? ट्यूनिका एल्बुजिनियम नाम दिया था। ये नाम आया था एल्बुजिनियम। ठीक है, अब इसका आंसर कौन सा होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनियम होगा। एक ही बात है, वो एल्बुजिनिया एल्बुजिनियम। अब इसके बाद में अगला आता है कि वृषण जो होता है ना, वृषण के अंदर ध्यान से सुनना, जो मध्य परत या ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसका निर्माण कर रही है? कई सारे सेप्चुला का निर्माण करेगी। ठीक है, बीच बीच में से ये क्या होगी? अंदर की ओर धंसने का काम करेगी। और ये धंसकर किसका निर्माण करेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण करेंगे। अब ये हमारे पास में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये। ठीक है, ये जो हैं यहाँ इनके देखो वो लिख दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए, जिनकी संख्या 200 से 250 तक है। अब हम एक की बात करें तो एक वृषण पिंडक के अंदर या एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर लगभग 1 से 3 क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं, ध्यान से सुन लेना। एक वृषण पिंडक की बात कर रहे हैं केवल इसकी, तो इसके अंदर क्या होती है? 1 से 3 ऐसे, और ये क्या होती है? कुंडलित होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, किसी में 1 होंगी, किसी में 2 होंगी, किसी में क्या है 3 हो सकती हैं। ठीक, 1 से 3 क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं, या सेमिनिफेरस नलिकाओं के नाम से इनको जानते हैं। ध्यान से सुन लेना, शुक्र जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब, ये नाम हिंदी में भी आता है। सेमिनिफेरस नाम हिंदी में ही मिलेगा आपके लिए। आप लोग हिंदी रटते हुए जाएंगे ना, शुक्र जनन नलिकाएं या वृषण पिंडक, तो इनको कई बार क्या है, अभी के लिए तो ठीक है 12th क्लास तक पास हो जाओगे आप लोग, अच्छे नंबर आएंगे आपके, अच्छी परसेंट बनेगी। लेकिन फ्यूचर में देखना, ये कंपटीशन एग्जामों में सेमिनिफेरस ट्यूब जो है वो नाम से ही आएगी, ऐसे सेमिनिफेरस इस नाम से ही आएगी लिखी हुई। तो इसलिए बार बार कहा था कि आप लोग हिंदी की जगह इंग्लिश नामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है इस चैप्टर के अंदर खासकर। अच्छा,
देखो आपको ये बताया था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वो तो वृषण की संरचनात्मक इकाई होती है, किंतु सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मतलब एक वृषण पिंडक के अंदर, एक वृषण पिंडक चाहे ये हो ये हो ये हो कोई सा भी हो, इन वृषण पिंडकों के अंदर 1 से 3 क्या मिलती है, सेमनीफेरस ट्यूब पाई जाती हैं। और ये सेमनीफेरस ट्यूब जो होती है ना, यही वृषण की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना। संरचनात्मक इकाई कौन सी है, केवल ये संरचना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो हैं ये पूरे ये वाले, ठीक है, जिनको गहरा कर रहे हैं, ये तो संरचनात्मक इकाइयां हो गई। लेकिन क्रियात्मक इकाई की बात करें तो क्रियात्मक इकाई इन लोब्यूल्स के अंदर पाई जाने वाली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या सेमनीफेरस नलिकाएं होती हैं। वृषण की क्रियात्मक इकाई। वृषण का काम क्या होता है, कौन सी क्रिया करता है वृषण, आपको पहले ही पता है। इस वृषण का काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना, यही तो काम होगा इसका, शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होगा वो इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर होगा, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्रियात्मक इकाई के नाम से इसको जान रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद में ये जो लोब्यूल्स होते हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब तो ये पाई जा रही है, किसी में 1, किसी में 3, किसी में 2, किसी में कैसे भी, मतलब 1 से 3 पाई जाएंगी। तो यहां पे एक ध्यान से सुनना, हमारे पास में एक वृषण के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस में कितनी लोब्यूल्स हैं, 250 लोब्यूल्स हैं। ध्यान से सुन लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक टेस्टिस में हमें पता है कि 250 लोब्यूल्स हैं हमारे पास में। ठीक है, ये वृषण पिंडक जो हैं 250 होते हैं ना, इस प्रकार से एक वृषण के अंदर, तो 250 और एक वृषण पिंडक में, एक के अंदर मैक्सिमम कितनी शुक्र जनन नलिकाएं होंगी, 3। ठीक है, तो एक पूरे वृषण की हम बात करें कि पूरे टेस्टिस के अंदर कितनी सेमनीफेरस नलिकाएं होंगी, कितनी, तो इसका गुणा किससे कर देना, 3 से, तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, 750 आ जाएगी। तो एक वृषण के अंदर कितनी होती हैं, 750 शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये ऐसे ही वहां पे पूछे हो जाएंगे कि इसका बाहरी वो पूरे गिरने वाला आवरण कौन सा होगा, या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होती है वो संरचनात्मक इकाई होगी, तो क्रियात्मक इकाई कौन सी होगी। अच्छा, तो ये हमने 750 मालूम कर ली कि एक टेस्टिस के अंदर टोटल सेमनीफेरस या मैक्सिमम सेमनीफेरस नलिकाओं की संख्या कितनी होगी, 750 होगी। अब सुनो आगे कि ये तो हो गई सेमनीफेरस ट्यूब की बात। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, बाहर की ओर ये सेमनीफेरस ट्यूब जो होती है ना, जैसे एक सेमनीफेरस ट्यूब ये रही, ये कुंडलित बना रहे हैं, एक सेमनीफेरस ट्यूब ये हो गई, दूसरी सेमनीफेरस ट्यूब ये हो गई, और तीसरी सेमनीफेरस ट्यूब ये हो गई। ठीक है ना, अब ये क्या रहती हैं कि बाहर से संयोजी ऊतक के द्वारा ये बंधी हुई रहती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सेमनीफेरस ट्यूब जो होती हैं इनको बांधने वाली या इनकी बाइंडिंग करने वाला ऊतक कौन सा होता है, या किसके द्वारा इनकी बाइंडिंग होगी, तो किसके द्वारा होगी, संयोजी ऊतक के द्वारा। संयोजी ऊतक के द्वारा ये क्या रहती हैं, आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, या आपस में क्या रहेंगी, कनेक्ट रहेंगी। ध्यान से सुन लेना, कनेक्ट किसके द्वारा होंगी, इस योजी ऊतक के द्वारा, संयोजी ऊतक के द्वारा रहेंगी। ऐसे संयोजी ऊतक, ये यहाँ पे इसको बना रहे हैं रेड से, ये संयोजी ऊतक इनमें क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, ये रही। ठीक है, अच्छा, सेमनीफेरस ट्यूब के बाहर का जो इलाका होता है, बाहर का जो क्षेत्र होगा ना, इस क्षेत्र को हम लोग, ये जो क्षेत्र है ना आपको व्हाइट दिख रहा है, जो ये बोर्ड, ये व्हाइट वाला जो क्षेत्र होता है, अर्थात ये ब्लैक वाली तो क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब है, जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब हो गई। इसके अलावा ये बाहर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अंतराली क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
अंतराली क्षेत्र, ठीक है, या इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल रीजन के नाम से जानते हैं, अंतराली क्षेत्र के नाम से, या इसको लीडिंग रीजन के नाम से भी जानते हैं, लीडिंग क्षेत्र के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। अर्थात ये जो सेमनीफेरस ट्यूब होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब से बाहर का जो क्षेत्र होता है इसी को हम किस नाम से, अंतराली क्षेत्र के नाम से, या लीडिंग रीजन के नाम से, या इंटरस्टिशियल रीजन के नाम से जानते हैं। देखो किसी भी नाम से आ सकता है, अंतराली क्षेत्र पूछ ले, लीडिंग क्षेत्र पूछ ले, या इंटरस्टिशियल क्षेत्र पूछ ले। ये कहाँ पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब के बाहर की ओर एक वृषण पट, जो ये वृषण पिंडक जो है ना, इस वृषण पिंडक के अंदर, ध्यान से सुनना, ये तो हो गए रेड कलर से, रेड डॉट डॉट से तो दिखा रहा हूं मैं संयोजी ऊतकों को, संयोजी ऊतकों को, लेकिन इनमें जो बाहर का जो अब ये सफेद वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये वाइट रीजन जो होगा, सफेद क्षेत्र जो होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, अंतराली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस अंतराली क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अंतराली क्षेत्र में इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन लेना, इन लीडिंग क्षेत्र में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम लीडिंग सेल या इनको लेडी सेल के नाम से, ठीक है, या इनको अंतराली कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। इनके नाम जरूर ध्यान रख लेना, नाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर कह रहा हूं कि अंतराली क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं, या इनको लेडी सेल के नाम से, या इनको अंतराली कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इन कोशिकाओं का काम क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। इन कोशिकाओं का मुख्य काम होता है कि ये कोशिकाएं जो होती हैं वो एंड्रोजन हार्मोन्स निकालती हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करेंगी। आपको बताया था ना कि प्राथमिक लैंगिक अंग वो अंग होते हैं जो कि युग्मक निर्माण और हार्मोन का स्रावण करते हों, ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ना, लीडिंग सेल, ये वृषण के अंदर ही पाई जा रही हैं, और वृषण के अंदर पाई जाती हैं, और ये किसका, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है, इसमें सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो होती है टेस्टोस्टेरोन की होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की होती है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो नर जनन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर जनन हार्मोन होता है। और ये हार्मोन जो होगा, ध्यान से सुनना, ये हार्मोन जो होगा वो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नर में या पुरुष के अंदर, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इनको क्या करता है, ये प्रेरित करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करेगा। या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से होंगे, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, जननांगों का विकास होना, ठीक है, वक्ष पे बालों का होना, ये सब क्या है, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। तो ये किसके द्वारा होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ध्यान से सुनना, पिछली साल जिन्होंने उसमें कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर था, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला जो चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे मस्तिष्क में, हमारा जो मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और सबने पढ़ा होगा इसके बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में, कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं
वो अन्य हार्मोनों पे, अन्य ग्रंथियों पे अपना कंट्रोल करेंगे। ठीक है ना, अन्य ग्रंथियों पे कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात, लास्ट ईयर ग्रंथियों के अंदर या कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में ही, इसी चैप्टर में जिसमें आपने पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी, उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि जनन ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, ग्रंथियां, और एक होती है मादा जनन ग्रंथियां। तो नर जनन ग्रंथियों में आपने वृषण के बारे में पढ़ा होगा, वृषण या टेस्टिस, और मादा जनन ग्रंथियों में आपने ओवरी के बारे में या अंडाशय के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से निकले जो स्राव होते हैं, और पीयूष ग्रंथि के दो भाग पढ़े होंगे आपने, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये दो भाग पढ़े होंगे। तो पीयूष ग्रंथि का जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है ना, उस एडिनो हाइपोफाइसिस से एक एफएसएच और एलएच, ठीक है, एफएसएच और एलएच ये हार्मोन निकलते हैं पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस से। एफएसएच, एफएसएच का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान से सुन लेना, फॉलिकल, फॉलिकल या पुटकीय प्रेरित हार्मोन, और इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दो हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं। देखो पीयूष ग्रंथि से वैसे तो 28 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही हार्मोन्स को पढ़ते हैं, 7 या 8 हार्मोनों को पढ़ते हैं हम लोग। तो ये ध्यान रखना, एफएसएच और एलएच, यहाँ पे आपको इस चैप्टर के अंदर पीयूष ग्रंथि 4 हार्मोन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, 4 हार्मोन्स, 4 और 2 6 हार्मोन्सों के नाम पढ़ने पड़ेंगे। एक हार्मोन का काम जरूर आएगा, उसका कंट्रोलेशन जो होगा ना वो पूछा जाता है हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के एक साल, हर बार राजस्थान बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि वृषण जो होता है ना, टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस नर जनन ग्रंथि होती है, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। ठीक है, जिनको नहीं पता वो ध्यान रखना कि वृषण जो होती है वो नर जनन ग्रंथि होती है, और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है या एंड्रोजन हार्मोन निकलेगा वृषण से। और किन कोशिकाओं से निकलेगा, लीडिंग सेल या लेडी सेल या अंतराली कोशिकाओं से निकलता है। यहां तक शायद समझ में आ गया होगा कि वृषण के अंदर लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स निकालेंगी। एंड्रोजन हार्मोन्स में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की होती है। इसमें अन्य, देखो एंड्रोजन का मतलब ये नहीं है टेस्टोस्टेरोन ही हो, एंड्रोजन में और भी हार्मोन्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मात्रा होगी वो टेस्टोस्टेरोन की होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। जैसे कि आप लोगों की क्लास में 10th में या 12th में जो बोर्ड के एग्जाम के जब रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट में क्या है, जैसे मान के चलना आपकी क्लास में या स्कूल में 100 बच्चे थे, अब 100 बच्चों में से जो स्कूल वाले प्रचार करेंगे या पंपलेट जिनके निकलेंगे, होर्डिंग वगैरह जो निकलेगी, उनमें उन्हीं बच्चों के तो फोटो लगाएंगे जिनके अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो, 90+ में हो या जितनी अच्छी परसेंट बनी हो उनके फोटो लगाएंगे। ये थोड़ी है किसी की 40% बनी है या किसी की 50% बनी है तो उसका ही वो फोटो लगाएंगे। यहाँ पे आपने केवल उनका देखा होगा जिनकी सबसे ज़्यादा परसेंट होती है, केवल उन्हीं बच्चों पे क्या है वो फोकस करते हैं। तो ऐसे ही इस एंड्रोजन के अंदर अन्य हार्मोन भी होते हैं। वो हार्मोन, अन्य हार्मोन जो है ना, वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में सहायक होते हैं, जबकि मोस्टली कौन सा हार्मोन होता है सबसे ज़्यादा, टेस्टोस्टेरोन। इसलिए हम टेस्टोस्टेरोन को ही ध्यान में लेते हैं। ठीक है, और इस टेस्टोस्टेरोन पे जो कंट्रोल करेगा, अर्थात इस वृषण पे कंट्रोल करने, इस वृषण से निकलने वाले हार्मोन की मात्रा पे जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एफएसएच और एलएच, ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। तो आ गया होगा यहां तक समझ में। ठीक है, अब सुनो इसके बाद में कि हम लोग फिर से देख रहे हैं, एक बार थोड़ी सी टफ होती हुई जा रही है, लेकिन फिर से हम बार बार देख रहे हैं कि हम लोग वृषण की संरचना पढ़ रहे हैं।
तो वृषण की जैसे ही हमने लंबवत काट काटी तो लंबवत काट काटने पे हमें वृषण में 3 प्रकार के आवरण दिखाई दिए, जिनमें सबसे बाहर की ओर कौन सा होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है, ठीक, जो मोटा होता है और लगभग 1/3 भाग पे फैला हुआ रहेगा। दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो पूरे वृषण पे पाया जा रहा है, देखो पूरे वृषण पे पाया जा रहा है, और इसमें क्या होता है, ये अंदर की तरफ धंसता है, और अंदर की तरफ धंस के ये स्तर जो होगा वो सेप्चुला का बीच बीच में सेप्चुला बन जाएंगे, और सेप्चुला बनने के कारण यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, पिंडकों का निर्माण हो जाएगा, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोब का मतलब भी क्या होता है, पाली होती है हिंदी में, या वृषण पाली बोल दो इनको हिंदी में, वृषण पिंडक नहीं बोलते तो वृषण पालियां बोल दो, वृषण पाली, जिनकी संख्या कितनी होती है, एक वृषण में 200 से 250 तक होती है। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं यही क्या कहलाते हैं, वृषण की संरचनात्मक इकाई कहलाते हैं। ठीक है, अगला कि हम एक की बात कर रहे हैं, एक लोब्यूल्स की बात कर रहे हैं केवल, तो एक लोब्यूल्स जो होता है ना, इसके अंदर 1 से 3 तो क्या मिलती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब पाई जाती हैं, सेमनीफेरस या शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जा रही हैं यहाँ, कितनी, 1 से 3। और यदि संपूर्ण वृषण की बात करें कि एक वृषण में कितनी शुक्र जनन नलिकाएं होंगी, तो 3 का गुणा 250 से कर लेना, कितना आ जाएगा, 750। अगला कि ये शुक्रजनन नलिकाएं जो हैं यही क्या कहलाती हैं, इस वृषण की क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं, और इनके बाहर क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, या संयोजी ऊतक के द्वारा ये क्या रहती हैं, बंधी हुई रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि इसमें अंतराली, बाहर की ओर अंतराली क्षेत्र पाया जाएगा। इस अंतराली क्षेत्र में पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं उनको हम लेडी या अंतराली कोशिकाओं के नाम से जानेंगे। और इन कोशिकाओं से, ये जो रेड कलर में स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, इन कोशिकाओं से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, और एंड्रोजन में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, टेस्टोस्टेरोन की होती है। तो आपसे पूछे कि नर हार्मोन कौन सा होता है, तो नर हार्मोन कौन सा लिख के आएंगे, टेस्टोस्टेरोन। और इसका काम क्या होता है कि नर प्राणी के अंदर या पुरुष के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनका क्या करना, विकास करना, उनको प्रेरित करना विकास के लिए, ये इसका काम होता है। और इस लीडिंग कोशिकाओं पे या वृषण पे या टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलेंगे। और कौन कौन से होते हैं, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिन को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ICSH के नाम से भी इसको जानेंगे। तो इनके नाम, आप पूरे नाम जो है वो PDF में लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्या होता है कि इस एक लोब्यूल्स के अंदर, एक लोब्यूल्स की या एक पिंडक की बात कर रहे हैं कि इसमें शुक्रजनन नलिकाएं मिल रही हैं, अंतराली कोशिकाएं इसमें पाई जा रही हैं। इसके अलावा इसमें क्या होती हैं, रुधिर की वाहिनिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स भी जरूरी हैं क्योंकि ब्लड का काम होता है पोषक पदार्थों को लाने ले जाने का काम होता है, इसलिए ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये पूछे कि वृषण पिंडक में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, एक वृषण पिंडक में या वृषण पालियों में, तो वृषण पालियों में कौन कौन सी संरचनाएं मिल रही हैं, फिर से देखना, इसमें क्या मिल रही हैं, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जा रही हैं, सेमनीफेरस ट्यूब, लीडिंग या लेडी सेल्स पाई जा रही हैं। इसके अलावा इसमें क्या पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनिकाएं। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो शायद यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारी मेन संरचना रह गई है कौन सी, सेमनीफेरस ट्यूब के बारे में। लीडिंग सेल्स हमने देख ली, लीडिंग सेल्स का क्या काम होता है वो हमने पढ़ लिया। रुधिर वाहिनियों का काम है रुधिर को लाने ले जाने का, पोषक पदार्थों को लाने का और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का काम होता है।
अब कौन सी रह गई हैं? ये रह गई हैं जो ये सेमनीफेरस ट्यूब। सेमनीफेरस ट्यूब जो कि कैसी होती है? कुंडलित होती हैं। अब यहां ध्यान से सुनते हुए चलना। देखो, सेमनीफेरस ट्यूब की बात करें, हम यहां से लेके चल रहे हैं एक ट्यूब को या एक नलिका को, हम लोग यहां बाहर पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। ये हमने एक कुंडलित नलिका बाहर निकाल ली, एक छोटी सी सेमनीफेरस ट्यूब। तो इस सेमनीफेरस ट्यूब की यदि हम बात करें तो सेमनीफेरस ट्यूब की यदि हम काटें, जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब है, ये ट्यूब है, और ये हमने क्या कर ली? कुंडलित से अकुंडलित अवस्था में ले आए इसको, कुंडलित अवस्था से अकुंडलित अवस्था में ले लिया, तो ये एक नलीनुमा संरचना मिली है, छोटी सी नलीनुमा संरचना मिली है। और इसकी हमने क्या करी है? अनुप्रस्थ काट काटी है, अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अनुप्रस्थ काट काटी है। अब सीधी सी बात है, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर की हम अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो जितनी भी काट कटेंगी वो सब हमें गोल दिखाई देंगी ना। तो ऐसे ही इनकी जो संरचना होती है वो भी कैसे? गोल दिखाई देती है, ठीक है। इसकी अनुप्रस्थ काट जो होती है, अनुप्रस्थ काट काटने पे इसकी संरचना गोल दिखाई देती है, जिसमें बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको ट्यूनिका प्रोपिया के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया के नाम से। आगे है इसके बाद में कि सेमनीफेरस ट्यूब जो होती है, ये सेमनीफेरस ट्यूब है, इसकी जब हमने काट काटी तो काट काटने पे इसमें भी हमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं यहां लिख रहे हैं। सबसे पहली होती है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, या इनको बोलते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं, ठीक है। तो देखो, इसका जो अंदर वाला भाग होता है ना, इसको बोलते हैं हम जर्म एपिथीलियम के नाम से जानते हैं, इस वाले स्तर को। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम जनन एपिथीलियमी कोशिकाओं के नाम से, या ये जो लेयर होता है इस लेयर को जनन उपकला स्तर के नाम से जानते हैं। ये शुक्र जनन की क्रिया में काम में आएंगे आपके, ध्यान से सुन लेना। हार्मोन का स्रावण तो किसने किया था? लीडिंग कोशिकाओं ने किया था। लीडिंग कोशिका जो है वो तो नर के अंदर नर हार्मोन का स्रावण कर रही हैं, ठीक। दूसरा, सेमनीफेरस ट्यूब जो होती हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब किसका निर्माण करेंगी? शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। ध्यान से सुन लेना, एक वृषण पिंडक के अंदर, एक वृषण पिंडक के अंदर 1 से 3 क्या मिल रही थी? सेमनीफेरस ट्यूब पाई जा रही थी, सेमनीफेरस ट्यूब। और सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब जो होती है इसके अंदर ही स्पर्म का निर्माण होगा। अब सेमनीफेरस ट्यूब की हमने संरचना देखी, इसकी हमने काट ली, तो काटने पे इसकी संरचना इस प्रकार की हमें दिखाई देती है, जिसमें बाहर की ओर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसको ट्यूनिका प्रोपिया के नाम से जानेंगे। और अंदर की ओर क्या होता है? अंदर का जो लेयर होता है, इस लेयर को हम जनन उपकला स्तर के नाम से जानते हैं। जनन उपकला स्तर, ये जो है स्तर, इसको हम जनन उपकला स्तर के नाम से जानेंगे। ये उभरा हुआ पूरा, ठीक। अब जनन उपकला स्तर नाम से देखो मालूम चल रहा है कि इससे किसका निर्माण होगा? जर्म सेल का निर्माण होगा, प्राइमोर्डियल सेल का निर्माण होगा इसी स्तर से। अब इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं ना, ध्यान से सुनना, इस स्तर की जो कोशिकाएं होंगी, देखो इस सेमनीफेरस को हम यहाँ बड़ा कर रहे हैं इसको, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लिया। तो अंदर वाला जो स्तर होता है ये पूरा स्तर, ठीक है, ये कौन सा होता है? जनन उपकला स्तर होता है, जनन उपकला स्तर, ये पूरा। अब जनन उपकला स्तर का काम होता है, ये निरंतर क्या होता है? विभाजित होता है। ये निरंतर विभाजित होने के बाद में
ये किसका निर्माण करेगा? शुक्राणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करेगा। शुक्राणु मात्र कोशिकाएं जो कि विभाजन योग्य होती हैं, और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। शुक्राणु का निर्माण, देखो हिंदी में क्या बोल रहे हैं? शुक्र जनन कोशिकाएं, या इसको बोल सकते हैं शुक्राणु जनन कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। तो शुक्राणु का निर्माण जिन कोशिकाओं से होगा तो वो पुरानी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? उनकी मात्र कोशिकाएं। हमारा निर्माण जिनसे हुआ है वो हमारे कौन कहलाएंगे? पेरेंट्स कहलाएंगे ना। तो ऐसे ही शुक्राणुओं का निर्माण जिन कोशिकाओं से होगा वो कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? मात्र कोशिकाएं कहलाएंगी। तो उन कोशिकाओं को हम क्या बोले? शुक्राणु मात्र कोशिकाएं, या शुक्र जनन कोशिकाएं, या शुक्राणु जनन कोशिकाएं, या स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। किसी भी नाम से आ सकता है। ये एक बार क्या कई बार इनकी प्रोसेसिंग आई थी, 4 पदों की प्रोसेसिंग नीट के एग्जाम में, कई मेडिकल एग्जाम में। ठीक है, इनकी प्रोसेसिंग आई थी, तो वहां पे ये कोई हिंदी में नाम नहीं आए थे। आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, कुछ बच्चे जो प्रीवियस ईयर तक आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे ना हर टॉपिक से संबंधित, उनको सॉल्व कर रहे हैं, वहां उनके लिए कुछ फेस करनी पड़ रही है ये परेशानी कि हिंदी इंग्लिश के नाम भी हिंदी में दे रखे हैं। और ये होता है पेपर के अंदर कि वहाँ ये सब नाम स्पर्मेटेड्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइटोसिस, ये सब नाम वहाँ पे हिंदी में दे रखे थे। इनकी ये शुद्ध हिंदी नहीं थी ये वाली, इसी को हिंदी में लिख दिया था। तो ध्यान रखना, इस जनन उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? निरंतर विभाजन करती हैं, और विभाजन करने पे जिन कोशिकाओं में या विभाजन करके कई सारी ये क्या बना रही है? कोशिकाएं बना रही हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? गोनिया के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन लेना, जनन उपकला की कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बना रही हैं? गोनिया। और गोनिया, इन गोनिया में से अब जरूरी नहीं है कि सारी की सारी ये कोशिकाएं जो है ना वो शुक्राणुओं का निर्माण एक साथ करें, जरूरी नहीं है। इनमें से जो कोशिका पहले परिपक्व हो जाएगी, परिपक्व होने का मतलब है जो विभाजन के लिए तैयार होगी, जिसमें इंटरफेज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वो कोशिका जो होगी जो विभाजन के लिए अब देखो ये मान के चलना 1000 कोशिकाएं हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 1000 कोशिका और एक कोशिका विभाजन में 1 घंटे का समय ले रही है। ये हम मान के चल रहे हैं कि 1000 कोशिकाएं हैं और एक कोशिका विभाजन में 1 घंटे का समय ले रही है, तो 1 घंटे में सारी की सारी 1000 की 1000 कंप्लीट हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। इन 1000 कोशिकाओं में से हो सकता है 500 कोशिकाएं पहले विभाजित हो रही हो, 200 फिर 1 घंटे के बाद में, फिर 200 10 मिनट के बाद में, फिर 100 5 मिनट के बाद में। कोई समय नहीं होता है इनका। जैसे कि क्या नाम है, आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल की जैसे छुट्टी हुई, एक स्कूल की बिल्डिंग है हमारे पास में, और इस स्कूल में मान के चलना 1000 बच्चे हैं, और ये इस स्कूल का क्या हुआ? मेन गेट हुआ, स्कूल का मेन गेट। और मान के चलना आपकी 2 बजे या 4 बजे क्या हो गई? बेल बज गई छुट्टी की। ठीक है, तो क्या होगा? सारे बच्चे जो हैं वो फिक्स 4 बजे क्या हो जाएंगे? या स्कूल से बाहर निकल जाएंगे, सभी की सभी 4 बजे। या फिर ऐसा होगा कि 4 बजने से हो सकता है 4:10 तक पूरा स्कूल खाली हो। भाई ऐसा तो है नहीं कि 1000 बच्चे एक साथ पहले अंदर थे और एक साथ ही कहाँ गए? वो बाहर आ गए। ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये धीरे धीरे करके कहाँ आएंगे? बाहर आते हुए चलेंगे धीरे धीरे करके। ये चीज़ आपने भी देखी होगी। तो 4 बजे बेल बजी है, हो सकता है आपको स्कूल से बाहर निकलते निकलते 5 मिनट लग गई हो, 6 मिनट भी लग सकती हैं, 7 मिनट भी लग सकती हैं, 10 मिनट भी लग सकती हैं स्कूल के मेन गेट से बाहर निकलते हुए। तो ऐसे ही ये कोशिकाएं हैं ना, इनको ये एक साथ विभाजित नहीं होती हैं सभी की सभी। कुछ कुछ कोशिकाएं जो परिपक्व होती हुई जाती हैं वो कहाँ हैं? बाहर की ओर निकलती हुई जाएंगी। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? गोनिया। ये इसी चैप्टर के अंदर पढ़नी पड़ेगी हमें, इसलिए इसको थोड़ा सा और समझा रहे हैं हम डीपली, ताकि आगे परेशानी नहीं आए। शुक्र जनन की क्रिया पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में, शुक्राणु जनन की क्रिया विधि। तो ये जनन उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं
इनमें ये क्या करेंगी, गोनिया का निर्माण करेंगी। अब इन गोनिया में से जो कोशिकाएं विभाजित होंगी ना, वही कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया कहलाएंगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। और ये सभी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। गोनिया भी द्विगुणित होगी, स्पर्मेटोगोनिया भी क्या होंगी, द्विगुणित होंगी। और स्पर्मेटोगोनिया से ही आगे चल के किसका निर्माण होगा, पहले स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा, स्पर्मेटिड्स का। ठीक है, ये प्रक्रिया भी आगे की बात है। अब स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। स्पर्मेटिड्स को हिंदी में हम बोल सकते हैं अपरिपक्व शुक्राणु के नाम से जान सकते हैं, अपरिपक्व शुक्राणु। जैसे क्या होता है, मानव के अंदर यदि हम बात करें कि कोई भी बच्चा या कोई भी शिशु जब जन्म लेगा ना, तो जन्म लेने के बाद में आपने देखा होगा घरों में, परिवार में, कि उसकी कुछ सालों तक, जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाए, तब तक उसका क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं ना। जब तक वो चलना नहीं लग जाए, खाने नहीं लग जाए, अच्छी तरह से दौड़ने भागने नहीं लग जाए, तब तक उसका ध्यान रखते हैं। तो वो उस समय उसकी कौन सी अवस्था है, वो एक अपरिपक्व अवस्था है, विकास की कंप्लीट अवस्था नहीं हुई है, अपरिपक्व अवस्था है। और यदि वही शिशु मान के चलना 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का हो जाए, तो क्या उसका ध्यान रखेंगे कि ये अब चलने वाला है या अब ये घूमने वाला है, दौड़ने वाला है, तो उस पर ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि वो क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ठीक है, और मैच्योर कब होगा, जब उसके लिए पोषण मिलता हुआ जाएगा। तो ऐसे ही स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ना, इनको हम एक तरह से अपरिपक्व शुक्राणु मान सकते हैं कि अभी तक ये क्या है, अपरिपक्व हैं। ठीक, अब इनके लिए परिपक्वन की आवश्यकता पड़ेगी भाई, इनके लिए अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था में आना होगा। तो इनके लिए कुछ ना कुछ पोषण या कोई ना कोई पदार्थ की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसमें दूसरी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम, जो कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, स्तंभाकार होती हैं ये कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं, सर्टोली कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। सर्टोली, या इनको हम नर्स सेल, या इनको हम और क्या बोलते हैं, अवलंबन कोशिका, या इनको उपचारक कोशिका। ठीक है, इन नामों से जानेंगे। तो एक शुक्रजनन, इनके बीच बीच में होती हैं ये ऐसी लंबी कोशिकाएं, इस प्रकार से। तो यहां से ध्यान देना कि एक शुक्र जनन नलिका की हम लोग बात करें, तो शुक्र जनन नलिका जो होती है, इस शुक्र जनन नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। दो प्रकार की कोशिकाओं में एक तो होती हैं जनन उपकला स्तर से बनी हुई कौन सी कोशिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं, जो कि किसका निर्माण करेंगी, स्पर्मेटिड्स का या अपरिपक्व शुक्राणु का निर्माण करेंगी। ठीक है, और ये अपरिपक्व शुक्राणु जैसे यहां बना रहे हैं हम, ये अपरिपक्व शुक्राणु बन गए रेड कलर के। अब ये क्या होते हैं कि इन अवलंबन सेल में ये जो कोशिकाएं होती हैं ना, स्तंभाकार कोशिकाएं, इसको हम यहाँ बाहर बना रहे हैं स्तंभाकार, इसमें जगह जगह क्या होते हैं, गर्तनुमा संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार से जगह जगह गर्तनुमा संरचनाएं होंगी ये बीच बीच में, इनमें जाके ये अपरिपक्व शुक्राणु जो होते हैं वो फंस जाते हैं, इनमें जाके ये फंस जाएंगे। और फंसने पर ये क्या करते हैं, इन सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं, सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करेंगे और अपरिपक्व से कैसे हो जाएंगे, परिपक्व, अर्थात स्पर्मेटिड से किसका निर्माण हो जाएगा, स्पर्म का निर्माण हो जाएगा या शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये शायद आ गया होगा समझ में। और अब सुनो, इसके बाद में हमने यहां पढ़ा था लीडिंग सेल को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, एफएसएच कर रहा है, एलएच कर रहा है, और वो तो कर रहा है हार्मोन को कंट्रोल करने का काम, लेकिन शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करने का काम कौन करेगा, शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करने का काम करता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
युग्मक निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान से सुन लेना, एक हार्मोन का नाम आपके लिए जरूर आएगा यदि 3 नंबर में। तो देखो, शुक्राणु निर्माण, ठीक है, और इसके अलावा लीडिंग सेल जो होती है ना, इन पे कंट्रोल करने का काम किस हार्मोन का होगा? एफएसएच हार्मोन का होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होता है। अब देखो, यहाँ पे हमने एक बार, हम लोग 2 मिनट में दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि आज हमने क्या पढ़ा था। हमने वृषण की संरचना देखी है। वृषण पे 3 प्रकार के आवरण देखे थे। सबसे बाहर की ओर ट्यूनिका वेजिनेलिस, दूसरा होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो पूरे वृषण पे पाया जाएगा, जगह जगह अंदर से धंसा हुआ रहता है और सेप्चुला का निर्माण करेगा, या सेप्चुला होते हैं, और इनसे किसका निर्माण होगा? टेस्टिस या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का, या वृषण पालियों का निर्माण होगा, जिनकी संख्या एक वृषण में 200 से 250 तक होती है। एक वृषण पाली की बात करें तो वृषण पाली जो होती है वो संरचनात्मक इकाई होती है, और एक वृषण पाली जो है, इस एक वृषण पाली के अंदर लगभग 1 से 3 क्या पाई जाती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब पाई जाती हैं। एक वृषण पाली के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या मिलती है? लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करेंगे। और एक सेमनीफेरस ट्यूब जो होती है, सेमनीफेरस ट्यूब की हमने संरचना देखी, कुंडलित होती है। इसको यदि हम अनुप्रस्थ काटें तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। एक तो होती है शुक्रजनन कोशिकाएं, दूसरी होती हैं अवलंबक या उपचारक या सर्डोली कोशिकाएं होती हैं। शुक्रजनन कोशिकाएं जो होती है ना, ये जनन उपकला ऊतक जो होता है, जनन उपकला ऊतक से गोनिया का निर्माण होता है, और गोनिया ही आगे चल के जो विभाजनशील होंगे वो क्या कहलाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया या शुक्रजनन नलिकाएं। अर्थात वे कोशिकाएं जो कि किसका निर्माण करेंगी? स्पर्मेटिड्स का निर्माण करेंगी या स्पर्म का निर्माण करेंगी। वो कोशिकाएं कौन सी होंगी? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इस पे शुक्राणुओं के निर्माण पे कंट्रोल करने वाला ये रहा। ठीक है, दूसरा सर्टोली या नर्स, ये स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। इनके जगह जगह इसमें क्या होते हैं? गर्त होते हैं। जो अपरिपक्व शुक्राणु होते हैं ना, वो इनमें धंस जाते हैं, और धंसने के बाद में ये इनसे पोषण प्राप्त करेंगे, और अंत में जाके किसका निर्माण होगा? स्पर्म बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब देखो, सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, साथ ही साथ इसको भी देख रहे हैं कि सर्टोली कोशिकाओं का काम है, ये शुक्रजनन कोशिकाओं का काम तो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करना या अपरिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण करना, जबकि इन सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है कि एक तो ये क्या करती हैं, क्या नाम है, स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में बदलने का काम करेंगी, पहला। दूसरा इनका काम होता है कि इस स्पर्मेटिड्स को पोषण देने का काम होता है, पोषण देने का, स्पर्मेटिड्स को या अपरिपक्व शुक्राणुओं को पोषण देने का काम होगा। तीसरा इसका काम क्या होता है कि सर्टोली कोशिकाएं एक प्रोटीन निकालती हैं, एक प्रोटीन निकालती हैं जिसका नाम होता है इनहिबिन प्रोटीन। इनहिबिन प्रोटीन, ध्यान से सुन लेना, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा इनहिबिन प्रोटीन निकलती है, और इस इनहिबिन प्रोटीन का काम होता है कि पीयूष ग्रंथि से जो एफएसएच निकल रहा है, ये एफएसएच क्या कर रहा है? शुक्राणु निर्माण को प्रेरित कर रहा है, शुक्राणु निर्माण को प्रेरित। ठीक है, एफएसएच जो होता है, तो इस एफएसएच को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, अर्थात ये सूचनाओं को या एफएसएच को इस चीज का ज्ञान कराती है कि शुक्राणुओं का निर्माण क्या है, हो चुका है। इसलिए पीयूष ग्रंथि एफएसएच का निर्माण एफएसएच का स्रावण करना कम कर देती है। ठीक है, तो इनहिबिन प्रोटीन का कार्य ध्यान रखना, पहला कार्य है एफएसएच को संदमित करना या एफएसएच को कम करना या इस पे कंट्रोल करने का काम होता है। दूसरा,
ये क्या करती है, वृषण रक्त अवरोधकता का भी काम करती है। ठीक है, वृषण रक्त अवरोधकता का भी ये काम करेगी। कैसे कि मान के चलना कि इससे वृषण के अंदर ये जो ब्लड वेसल्स आ रही है ना, इन ब्लड वेसल्स में ब्लड के द्वारा कोई भी विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर जाए, कोई भी विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर गया तो ये क्या करती हैं, इनहिबिन प्रोटीन इस विषाक्त पदार्थ को नष्ट करके, ठीक है, विषाक्त पदार्थ को नष्ट करने का या इस विषाक्त पदार्थ को इस वृषण में प्रवेश करने से रोकने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये इनहिबिन प्रोटीन के क्या हो गए, कार्य है। तो आज की वीडियो जो है वो हम यहीं पे रोक रहे हैं और इसी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। अभी रेडियोटेस्टिस जो हैं ये संरचना अभी खाली रह गई है, अभी इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे। और आप लोग भी ध्यान रखना कि ऐसा, मैं फिर कह रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड तो दूर की बात है, कोई सी भी बोर्ड हो, इसके अलावा कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, बायोलॉजी का, उसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके लिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है, प्लस आपके लिए जो PDF दी जाएगी। ठीक है, तो इनको आप पढ़ना, समझना, कोशिश करना, और यदि इसमें कोई परेशानी हो तो आप एक बार फ़ोन करके या कमेंट्स करके जैसे भी आप लोग पूछना चाहें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत कर लेना। ठीक है, थैंक यू।